हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ एवर द नाइट के लेटेस्ट एपिसोड को। लेकिन उससे पहले सभी लोग जाके इसके पिछले पार्ट को जरूर से देख लेना, क्योंकि मैंने 2 पार्ट्स ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपलोड कर दिए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पिछले एपिसोड का रिकैप कर लेते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि निंक्यू ने प्रिंसेस को बचा लिया था। दरअसल कुछ लोग प्रिंसेस को मारना चाहते थे, क्योंकि प्रिंसेस के ऊपर कुछ भविष्यवाणी हुई है, जिस भविष्यवाणी को कुछ लोग सच मान चुके। एपिसोड के एंडिंग में निंक्यू को स्वॉर्ड मास्टर लू बात करने के लिए इनवाइट करते हैं, जिस वजह से निंक्यू एक्साइटेड हो चुका। तो अब इस एपिसोड में देखेंगे कि निंक्यू के साथ स्वॉर्ड मास्टर लू क्या बात करेंगे। अब एपिसोड की शुरुआत होती है और हम निंक्यू को देखते हैं, जो सांग सांग के साथ स्वॉर्ड मास्टर लू के पास आ चुका। तो एल्डर कहने लगे, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने तुम्हें गाइड बनने के लिए क्यों चुना। तुमने वाकई में मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। मेरी जो तुमसे उम्मीदें थी वो करेक्ट निकली। जो सुनते साथ ही निंक्यू एल्डर के सामने झुकते हुए कहने लगा कि एल्डर प्लीज मुझे टीच कीजिए, मैं जानता हूँ कि आप मुझे सिखा सकते हैं। जिस पे एल्डर निंक्यू को उठने का बोल के उसकी बॉडी को अपनी ताकत का इस्तेमाल करके चेक करने लगे। वो निंक्यू की पूरी बॉडी को चेक करने के बाद उससे पूछने लगे, क्या तुम्हें कल्टीवेशन का मतलब पता है? तुम एक कल्टीवेटर बनना चाहते हो, इसलिए सबसे पहले तुम्हें कल्टीवेशन का मतलब जानना होगा। तो निंक्यू पूछने लगता है, सीनियर क्या मैं कल्टीवेटर बन सकता हूँ? क्या मेरे पास कल्टीवेशन करने की जरा भी एबिलिटी है? अगर है तो प्लीज मुझे बताइए। तो एल्डर बैठते हुए निंक्यू को बैठने का बोल के उसे बताने लगे कि कल्टीवेशन सिर्फ हेवन और अर्थ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना नहीं है। कल्टीवेशन में आपके पास वो कॉन्शियसनेस होनी चाहिए जो आपको मजबूत बनाए। मतलब कि कॉन्शियसनेस को स्नो माउंटेन के साथ मर्ज करना जो आपके चेस्ट के पास है। मैंने तुम्हारी पूरी बॉडी चेक किया और मुझे पता चला कि तुम्हारे मेरिडियंस ब्लॉक है। मेरिडियंस के ब्लॉक रहते हुए तुम कभी भी कल्टीवेशन को स्टार्ट नहीं कर सकते। कल्टीवेशन की दुनिया में आने के लिए तुम्हारे मेरिडियंस का ओपन होना जरूरी है। इस दुनिया में करोड़ों लोग रहते हैं और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके मेरिडियंस पहले से ही ओपन होते हैं। वो लोग स्पेशल लोग होते हैं, जिस वजह से उनकी कल्टीवेशन भी फास्ट बढ़ती है। तुम्हारी बॉडी एक नॉर्मल बॉडी है, तुम्हारी बॉडी में कुछ भी स्पेशल नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए कल्टीवेशन कर पाना आसान नहीं होगा। जो सुन के निंक्यू और सांग उदास हो चुके। इसी के साथ अब रात के वक्त प्रिंसेस एल्डर लू से बात करते हुए उनसे पूछ रही थी कि क्या निंक्यू के पास कोई भी मौका नहीं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं जिससे निंक्यू कल्टीवेशन करना शुरू कर सके? कोई तो रास्ता होगा जिससे उसकी परेशानी का हल निकल जाएगा। जिस पे एल्डर साफ साफ मना करते हुए कहने लग चुके कि नहीं, कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। फिलहाल की मेरी जो नॉलेज है वो इस चीज को ठीक नहीं कर सकती। वैसे भी इस दुनिया में कुछ चीजें किस्मत से मिलती है और कुछ चीजों को हमें खुद ही पाना होता है, फिर चाहे वो छीन कर हो या फिर मेहनत कर कर। कल्टीवेशन की दुनिया में कई सारे ऐसे भी लोग मौजूद है जो अंधाधुंध मेहनत करते हैं, मगर उन्हें उनकी मेहनत का कोई भी ज्यादा अच्छा फल नहीं मिलता। लेकिन कुछ लोगों को आधे मेहनत में ही दुगना फायदा हासिल होता है। मगर निंक्यू का केस थोड़ा सा अलग है, तो शायद मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जो सुन के प्रिंसेस समझ चुकी थी कि एल्डर ने अब अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, इसलिए वो उन्हें ग्रीट करते हुए यहाँ से जाने लगी। अगले दिन इन लोगों ने अपना सफर दोबारा से शुरू कर दिया और इस मर्तबा निंक्यू एल्डर लू के कैरिज में मौजूद था। वो एल्डर से पूछ रहा था कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? आपने तो कहा था कि मैं कल्टीवेशन नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ पे बुलाने का क्या मतलब? जिस पे एल्डर कहने लगे, रास्ता काफी लंबा है, इसलिए मुझे कोई बात करने वाला चाहिए। तो चलो अब बताओ कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ और पूछना है? अगर तुम्हें मुझसे कुछ जानना होगा तो तुम बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हो। जिस पे निंक्यू जवाब देता है कि मुझे कल्टीवेशन के बारे में ही जानना है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर कल्टीवेशन असल में है क्या। मैं कल्टीवेशन की पूरी सच्चाई को तह तक इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। जिस पे एल्डर कहने लगते हैं कि तुम्हें कल्टीवेशन के बारे में जानना है, तो पहले तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें हाउटियांडाओ के बारे में पता है? एल्डर की बात सुन के निंक्यू कहने लगता है कि हाँ, मुझे हाउटियांडाओ के बारे में पता है। हाउटियांडाओ एक सेक्ट है। तो एल्डर बताने लगते हैं, मैं हाउटियांडाओ सेक्ट के साउथ गेट से बिलोंग करता हूँ, इसलिए चलो हम वहीं से शुरुआत करते हैं। जो कहने के बाद एल्डर ने निंक्यू को एक मैनुअल पकड़ा दिया। मैनुअल के अंदर चाइनीज में कुछ लिखा हुआ था। अब एल्डर बताने लगे कि हाउटियांडाओ हेवन के अंडर एक ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है, जो कल्टीवेशन के साथ साथ इस दुनिया के बैलेंस को भी बरकरार रखता है। इस दुनिया के बैलेंस को बरकरार रखने के बाद ही हाउटियांडाओ सूरज की तरह चमक सकता है। साथ ही साथ तभी जाके ह्यूमंस हेवनली एनलाइटमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब कोई अपने कॉन्शियसनेस के जरिए हेवन और अर्थ की प्रीमोडियल एनर्जी को कंट्रोल कर लेता है, तब वो प्रोफाउंड वंडर्स को अचीव कर लेता है, जिसके बाद हम उसे एक कल्टीवेटर कहते हैं। और जब कोई प्रीमोडियल एनर्जी को सॉर्ड में कंडेंस करते हुए उसे यूज करता है, तो हम उसे सॉर्ड्समैन कहते हैं। और जब कोई तालिस्मान में प्रीमोडियल एनर्जी को सील करके यूज करता है, तो हम उसे तालिस्मान मास्टर कहते हैं। इसी तरह से जब कोई फॉर्मेशन में प्रीमोडियल एनर्जी का यूज करता है, तो वो
फॉर्मेशन मास्टर कहलाता है। और फिर जब कोई इस प्रिमोडियल एनर्जी को माइंड के साथ यूज करता है तो उसे हम सोल मास्टर कहते हैं। सोल मास्टर वो होते हैं जो साइकिक पावर को यूज करते हैं। साइकिक मास्टर अपनी माइंड पावर का यूज करते हुए फाइट करता है। जो सब सुनते हुए निंचू के दिमाग में एक अजीब सा क्वेश्चन आता है। वो एल्डर से पूछने लगता है कि अगर कोई प्रिमोडियल एनर्जी को टॉयलेट करने में इस्तेमाल करे तो उसे कौन सा मास्टर कहा जाएगा? क्या हम उसे हॉर्स मास्टर या बकेट मास्टर कह सकते हैं? मुझे लगता है कि ये नाम अच्छा है। निंचू के सवाल को सुन के तो एल्डर का दिमाग ही घूम गया। वो कहने लगे तुम आखिर तुमने कल्टीवेशन को क्या समझ रखा है? क्या तुम कल्टीवेशन को इस तरह से यूज करोगे? तुम हजारों साल भी कल्टीवेटर बनने की कोशिश क्यों ना कर लो, कभी भी तुम कामयाब नहीं हो पाओगे। तुम्हें कल्टीवेटर बनने से पहले अपनी हरकत और आदत को सुधारना होगा। उनके इसी बात के साथ हमें दोबारा से रात के वक्त का सीन दिखाया गया जहां ये लोग सफर को बंद करके एक जगह पे ठहर चुके। एल्डर निंक्यू से कह रहे थे कि कल्टीवेटर्स भी पीपल होते हैं और पीपल की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। जैसे कि उस स्कॉलर को ही देख लो जिसे तुमने तीरों से मारा था। उसके पास तुमने एक पहलवान देखा होगा और वो पहलवान भी तुम्हारे ही हाथों मारा गया। दरअसल वो उस स्कॉलर को क्लोज रेंज में बचाता था। मतलब कि हर एक कल्टीवेटर क्लोज रेंज के मामले से मरने से डरता है। जिस तरह से उस स्कॉलर के पास वो पहलवान था उसी तरह से मेरे पास भी मेरी आर्मी है जो मुझे क्लोज रेंज में प्रोटेक्ट करती है। अगर हमारे पास क्लोज रेंज के प्रोटेक्टर्स ना हो तो तुम भी हमें आसानी से मार सकते हो। जैसे कि तुमने उस दिन उस स्कॉलर को मारा जब उसके पास उसका प्रोटेक्टर नहीं था, तब तुमने उसे आसानी से मार डाला। तो इसीलिए हर एक कल्टीवेटर को एक भरोसेमंद और ताकतवर आदमी चाहिए होता है। एल्डर के इसी बात के साथ ये रात भी गुजर गई और अगले दिन फिर से इन लोगों ने अपना सफर शुरू कर दिया। सफर में एक खूबसूरत कुदरत का नजारा भी देखने को मिलता है जिसे देखने के लिए एल्डर और निंचू कुछ देर के लिए सफर को रोक देते हैं। एल्डर निंचू को ये खूबसूरत नजारा दिखाते हुए कह रहे थे कि देखो इस दुनिया को, ये दुनिया कितनी खूबसूरत और बड़ी है। जब तुम इस दुनिया को समझ जाओगे तब तुम असल मायने में कल्टीवेशन की दुनिया में इंटर कर पाओगे। मतलब कि तुम कल्टीवेशन के इनिशियल जिलम पे पहुंच जाओगे। इनिशियल जिलम का सुन के निंचू एल्डर से पूछने लग चुका कि उसे इनिशियल जिलम के बाद का भी लेवल जानना है। तो एल्डर बताने लगे कि इसके बाद परसेप्शन रियलम है। फिर मैं अभी जिस रियलम पे हूँ उसे प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग रियलम कहा जाता है। इसे तुम फोर्थ रियलम भी कह सकते हो। खैर मेरी अब उम्र हो चुकी है इसलिए मैं ज्यादा देर तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं रह सकता, जो कहते हुए एल्डर जाने लगते हैं। लेकिन तभी निंचू पूछने लग चुका कि फोर्थ रिलम के बाद फिफ्थ रिलम आता है, तो फिफ्थ रिलम को क्या कहते हैं? क्या आपको फिफ्थ रिलम के बारे में पता है? जिस पे एल्डर कहने लगते हैं फिफ्थ रिलम को नोइंग डायनेस्टी कहते हैं, मतलब हेवन के मैंडेट को समझना। वैसे तुम जानते हो कि तुम कल्टीवेट नहीं कर सकते, मगर फिर भी तुम कल्टीवेशन को लेके क्यूरियस हो। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? तो निंचू जवाब देता है कि मैं कल्टीवेट नहीं कर सकता इसलिए तो मैं जानना चाहता हूँ। मैं कल्टीवेशन के बारे में हर कुछ जानना चाहता हूँ। जो सुन के एल्डर हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं इंटरेस्टिंग। अब निंचू अपनी तलवार को निकालते हुए कहने लगता है कि आज नहीं तो कल मेरा कल्टीवेटर से मुकाबला जरूर होगा, तो इसीलिए उन्हें काटने के लिए मुझे उनके बारे में पहले से ही पता होना चाहिए। जो सुन के एल्डर जवाब देते हैं कि क्या बात है, एक नॉर्मल बंदा कल्टीवेटर्स को अकेले ही काटना चाहता है। सच में तुम काफी ज्यादा बोल्ड हो, तुम जितने दिखते हो उतने शांत नहीं हो, तुम मुझे पसंद आए। जो सब एल्डर हंसते हुए कह रहे थे। उतने में ही निंचू एल्डर से पूछने लगा कि एल्डर मुझे एक और सवाल पूछना है। तो एल्डर जवाब देते हैं कि हाँ बिल्कुल, तुम जो चाहे वो पूछ सकते हो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो निंचू एल्डर को बताने लगता है कि जब वो वही सिटी में एक सोल्जर था तब उसे टाइशंग इंडक्शन स्क्रोल मिला था, जिसे प्रैक्टिस करने के बाद उसके बॉडी में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। मगर जब वो सोता है तो उसे कुछ अजीब लगता है, ऐसे जैसे कि वो असल में सो ही नहीं रहा है। उसे ऐसा फील होता है जैसे कि वो बस आंख बंद करके लेटा हुआ है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हम मेडिटेशन में होते हैं। हम मेडिटेशन में आंख तो बंद करते हैं मगर हमारा ध्यान बाहर की तरफ भी होता है। मेडिटेशन की बात सुन के तो एल्डर हैरान थे। अब अगले सीन में ये लोग आराम से बैठ के बात करने लगे। इस वक्त तक दोबारा से रात हो चुकी थी और निंक्यू बता रहा था कि सोने के बाद भी ऐसा फील होता है जैसे वो सोया नहीं है। उसे नींद में भी आसपास की हलचल महसूस होती है, ऐसे लगता है जैसे वो हेवन में आ चुका हो। उसे उस जगह पे एक अजीब आवाज भी सुनाई दी, एक ऐसी आवाज जो मिस्टीरियस पावर की तरफ से इशारा कर रही थी। जो सुनते साथ ही एल्डर भी क्यूरियस हो चुके, इसलिए वो उससे पूछने लगे चलो बताओ कि तुम्हारे ड्रीम में कौन था? क्या कोई नाला या कोई तालाब या फिर कोई नदी? जिस पे निंक्यू मना करते हुए कहने लगा कि नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं था, मैंने एक पूरा समंदर देखा। जो सुनते ही एल्डर हैरान होते हुए खड़े हो गए और वो यहाँ कुछ सोचने भी लगे। उतने में ही निंक्यू एल्डर से पूछने लगता है कि मैंने हेवन और अर्थ की जो सांसें सुनी थी वो कहीं इनिशियल रिलम तो नहीं, जिस इनिशियल रिलम की अभी आप बात कर रहे थे? क्या ऐसा हो सकता है? जिस पे एल्डर कहने लगते हैं जिसके पास नदी या तालाब जितना एप्टीट्यूड
एप्टीट्यूड होता है तो उसका फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। फ्यूचर में वो एक ग्रेट कल्टीवेटर बनता है। इस दुनिया में अभी के टाइम पे शॉर्ट सेज लियू बाई की एप्टीट्यूड बहुत खतरनाक है। वो 6 साल की उम्र से पहले ही इनिशियल जिलम पे आ चुके थे, मगर उन्होंने भी बस एक बहुत बड़ा रिवर देखा जो एक जगह पे खड़े रहकर देखने से कभी ना खत्म होने वाला नदी लग रहा था। और तुमने जो देखा वो तो एक समंदर है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। अगर देखा जाए तो तुमने ड्रीम में ऑलमोस्ट पूरी दुनिया देखी। क्यों, मैंने सही कहा ना? तो निंक्यू कहने लगा, एल्डर हो सकता है कि आपको मेरी बातें पसंद नहीं आ रही हो। आप सोच रहे होंगे कि मैं कुछ ज्यादा ही घमंडी हो चुका हूँ, लेकिन मैंने जो देखा वही सच है। मैंने सच में एक समंदर देखा। तो एल्डर उससे कहने लगते हैं, समंदर हेवन और अर्थ की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अब तक किसी ने भी एक समंदर नहीं देखा। सच कहूँ तो तुमने एक सपना देखा था और तुम्हारा सपना वाकई में एक अच्छा सपना था। जो कहने के बाद एल्डर चले गए। वहीं पीछे की ओर निंक्यू ये सब सुन के उदास हो चुका था। इसी के साथ अब निंक्यू अपने खेमे में भी आ चुका, जहाँ वो बैठ के वही बात सोच रहा था। उतने में ही इस जगह पे सांग आ गई, जो उससे पूछने लगी कि आखिर आज रात आपने एल्डर से क्या बात किया। तो निंक्यू जवाब देता है कि एल्डर मेरे सीक्रेट्स जानना चाहते थे, मगर मैंने सीक्रेट्स बताने से साफ साफ मना कर दिया। वैसे तुम्हें तो पता ही है कि सीक्रेट्स जीनियसेस के पास होते हैं, इसलिए जाहिर है कि लोग मेरे सीक्रेट्स जानना ही चाहते होंगे। जिसपे सांग जवाब देती है कि आपकी ये बातें तो मुझे ना चाहते हुए भी आपको बेवकूफ कहने पे मजबूर कर रही है। आप इस तरह से बात कर रहे हो जैसे कि कोई इडियट करता है। जो सुन के निंक्यू टाइशंग इंडक्शन स्क्रोल को देखते हुए कहने लगता है कि प्रिमोडियल एनर्जी, टाइशंग इंडक्शन स्क्रोल और समुद्र ये सब बेकार है। जो कहने के बाद निंक्यू सांग से कहने लगता है कि वॉश बेसिन को जल्दी से बाहर लेके आओ। अब बाहर निंक्यू वॉश बेसिन के अंदर टाइशंग इंडक्शन स्क्रोल को जलाने लगा। जो देख के सांग को कुछ भी समझ नहीं आता, मगर वो निंक्यू को रोकती भी नहीं। वो निंक्यू को रोकना तो चाहती थी, मगर वो रोक नहीं पाती, क्योंकि उसे पता है कि निंक्यू अभी उदास है, वो उसकी बात नहीं सुनेगा। अब निंक्यू इस बुक को जलता हुआ देख के सांग से पूछने लगता है कि क्या वो यूजलेस है। तो सांग जवाब देती है कि नहीं, वो यूजलेस बिल्कुल भी नहीं। जिसपे निंक्यू कहने लगता है कि मुझसे अच्छा निशानेबाज कोई नहीं। मैं तीरों को जिस एक्यूरेसी से चलाता हूँ उस एक्यूरेसी से कोई भी नहीं चला सकता। मेरी तलवार बाकियों के तलवार से तेज है। मेरी उम्र के लोगों ने जितने बंदे मारे होंगे मैंने उससे कई ज्यादा बंदों को मारा है, मगर फिर भी मैं वो अचीव नहीं कर पा रहा हूँ जो करना चाहता हूँ। जो सब कहते हुए निंक्यू अपने तलवार को निकाल लेता है और उसे देखते हुए कहने लगता है कि एक न एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब मैं अपनी इस तलवार से कई ग्रेट कल्टीवेटर्स को मारूंगा, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मैंने बैंडिट्स को मारा था। जिसपे सांग जवाब देती है कि आप यकीनन ऐसा करोगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। सांग यहाँ पे निंक्यू को मोटिवेट कर रही थी। वो भी दिल से चाहती थी कि निंक्यू कल्टीवेटर बने, मगर अब ऐसा लगता है कि निंक्यू कल्टीवेटर नहीं बन सकता, इसलिए सांग भी यहाँ पे उदास है। उसके इसी बात के साथ पूरी रात बीत चुकी और इस बीच टाइशंग इंडक्शन स्क्रोल भी जलकर खाक हो चुका था। वहीं सुबह सुबह हमें निंक्यू और सांग को दिखाया गया जो सो रहे थे, और सोते सोते निंक्यू दोबारा से सपने देखने लगा। इस मर्तबा वो समंदर के बीचों बीच फ्लाई कर रहा था और तभी अचानक से ये समंदर खूबसूरत फूलों के बाग में तब्दील हो चुका। इस बाग में सफेद कलर के फूल थे जो देखने में काफी अच्छे दिख रहे थे, मगर तभी अचानक से ये फूल का बाग चेंज होने लग चुका। इस बाग के फूल रेड हो जाते हैं, आसमान भी रेड हो चुके थे और बादलों के बीच कुछ चेहरे भी निकल आए। ये चेहरे किसी डीमन के लग रहे थे, लेकिन तभी निंक्यू को धुएं के अंदर से कोई जाते हुए दिखा। तो निंक्यू चिल्लाते हुए उससे सवाल करने लगा कि आखिर तुम हो कौन? चलो अब तुम बता भी दो कि इस जगह पे क्या चल रहा है। उसके इसी सवाल के साथ पीछे कुछ और लोग थे, जिनमें से एक बंदा कह रहा था कि मैंने कहा था ना कि आसमान लाल होने वाला है, मगर किसी ने भी मेरी बातों पे यकीन नहीं किया। लेकिन मेरी बात अब सच हो चुकी है। उसकी ये बात अब और भी लोग दोहराने लगे और ये लोग बहुत ज्यादा थे, लेकिन इनके चेहरों की बजाय यहाँ पे मुखौटे थे। सभी मुखौटे एक जैसे सेम थे और पूरे आसमान को घेरे हुए भी थे। ये सब देख के निंक्यू की आंख अचानक से खुल गई और वो यहाँ पे काफी ज्यादा डरा हुआ था। अब वो अपने आसपास देखने लगता है, फिर उसे पास में ही एल्डर लू खड़े हुए दिखे, तो वो उनके पास आ चुका, जहाँ पे एल्डर उसे देख के कहने लगे कि अच्छा तो तुम उठ गए। जिसपे निंक्यू जवाब देता है कि वो उठ तो गया है, मगर एक भयानक सपना देखने के बाद। जो सुन के एल्डर लू निंक्यू को बताने लगे कि हम चांगान आ चुके हैं, यहाँ पे कई सारे हिडन ड्रैगन्स और मॉन्स्टर छुपे हुए हैं, इसलिए किसी से भी बेमतलब में पंगे मत लेना। याद रहे तुम्हें हर किसी से अच्छे से पेश आना है। जो सुन के निंक्यू जवाब देता है कि एल्डर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करे, मैं आपकी इस बात को याद रखूंगा। जो कहने के बाद वो एल्डर को रिस्पेक्ट देते हुए ग्रीट करता है। फिर अगले सीन में निंक्यू सांग के साथ चांगान आ चुका। ये शहर बहुत ज्यादा बड़ा और प्रॉस्पेरस था। इस शहर को देख के सांग तो अमेज थी। वो निंक्यू को बताने लगी कि ये शहर तो वही सिटी से भी ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ा है। इसके सामने
तो वही सिटी कुछ भी नहीं। जो कहने के बाद सांगसांग यहाँ के बाजार में घूमने लगी। उसे इस जगह पे बहुत सारे नए नए सामान देखने को मिलते हैं और फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स भी। इन सब चीजों को देख के सांगसांग कहने लगी कि इस जगह पे बहुत सारे लोग हैं। तो निंक्यू जवाब देता है कि लोग तो है मगर बेवकूफ है। इसी तरह से बातें करते हुए ये लोग शहर को देख रहे थे। तभी यहाँ सांगसांग को कुछ अचानक से होने लगता है। दरअसल उसे यहाँ पे ठंडी लग रही थी। उतने में ही यहाँ पे बारिश भी होने लगती है, जिसे देखते साथ ही निंक्यू तुरंत ही सांगसांग के पास आ चुका। जहाँ वो जैसे ही सांगसांग को इस हालत में देखता है वैसे ही वो छाते को निकाल लेता है, जिस वजह से सांगसांग बारिश के पानी से बच गई। मगर अभी भी उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। इस जगह पे पास में ही एक परिंदे का स्टैचू भी था और अब निंक्यू सांगसांग को यहाँ से लेके जाने लगता है। फिर कुछ ही दूर जाते ही सांगसांग को अच्छा लगने लगा। अब निंक्यू उससे पूछने लगता है कि क्या अब तुम अच्छा फील कर रही हो, आखिर अभी तुम्हें हुआ क्या था। तो सांगसांग उसे जवाब देती है कि अभी तो वो अच्छा फील कर रही है, लेकिन कुछ देर पहले पता नहीं कैसे कोल्ड सिंड्रोम एक्टिवेट हो गया और मुझे एकदम से ठंड भी लगने लगी। जो कहने के बाद निंक्यू को रास्ते में एक घर दिखा, जिसे देखते ही उसे कुछ याद आने लगता है। निंक्यू को इस तरह से ख्यालों में खोया हुआ देख के सांगसांग उससे पूछने लगती है कि आखिर अब आपको क्या हुआ। तो निंक्यू कहने लगा कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी बिल्कुल भी फिक्र मत करो, चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। जो कहने के बाद ये लोग आगे जाने लगे। यहाँ पे अब बारिश भी रुक चुकी थी, इसलिए निंक्यू ने छाते को भी बंद कर दिया था। वही निंक्यू और सांगसांग को जाते हुए एक बंदा चुपके से देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो यहाँ पे इन दोनों की जासूसी कर रहा है। उतने में ही हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया गया, जहाँ निंक्यू और सांगसांग सिटी के अंदर जाने से पहले चेकिंग करवा रहे थे। चेकिंग के दौरान सोल्जर निंक्यू के ब्लेड्स की इंक्वायरी करने लगा। उसे यहाँ पे निंक्यू पे शक हो रहा था कि कहीं निंक्यू इलीगल वेपन्स को स्मगल तो नहीं कर रहा सिटी के अंदर। लेकिन तभी निंक्यू फौरन ही उसे मिनिस्ट्री ऑफ वॉर का परमिट दिखाता है, जिसे देखने के बाद सोल्जर ने निंक्यू के वेपन्स की तलाशी नहीं ली, मगर उसने निंक्यू से कहा कि भले ही तुम एक सोल्जर हो, मगर तुमने अगर कोई गड़बड़ की तो फिर मैं तुम्हें अरेस्ट करने से जरा भी गुरेज नहीं करूंगा। जो कहने के बाद वो सांगसांग के अम्ब्रेला की ओर देखने लगा। वो यहाँ पे सांगसांग के अम्ब्रेला को भी चेक करना चाहता था, तो सांगसांग उसे अपना अम्ब्रेला देने के लिए राजी नहीं। उसी वक्त निंक्यू दोबारा से उसे अपना परमिट दिखाता है, जिस वजह से सोल्जर सांगसांग के अम्ब्रेला को चेक नहीं करता। मुझे लगता है कि ये उसी सोल्जर का कोई बंदा होगा जो अभी निंक्यू की जासूसी कर रहा है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर जरा सी भी पसंद आई है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम 30K के बहुत ही ज्यादा क्लोज है, इसलिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप लोग चाहो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हो।